नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। वक्त छत्तीसगढ़ प्राइम का है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू गरियाबंद के राजिम पहुंचकर उन्होंने मेला स्थल वो पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों से कल से शुरू होने वाले राजिम कुंभ मेले की तैयारियों की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने कोरोना को देखते हुए मेले में मास्क के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के आदेश दिए और 14 दिन तक चलने वाले कुंभ मेले में पानी, पार्किंग के साथ जिला पुलिस द्वारा की गई सुरक्षा व्यवस्था का भी उन्होंने जायजा लिया कि कहीं पे किसी तरह की कोई लापरवाही तो नहीं, कोई कमी तो नहीं, और साफ कहा कि कोरोना के जो नियम है उनका पालन होना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए। इसके अलावा तमाम बातें उन्होंने कही, जायजा वहां पे लिया तैयारियों का और देखा कि कहीं भी किसी भी तरह की कोई लापरवाही या अनियमितता तो नहीं हुई। कोरोना काल को देखते हुए जितनी सावधानी बरतनी जानी चाहिए, हमारे अधिकारियों ने पूरी सावधानी बरती है और लगभग तैयारी पूरी हो गई है। बाकी का पूरा कार्यक्रम है 15 दिन का करने रहती है और नज़र आते जाएगा, उसमें सुधार करना है और नया सिरे से कुछ करना और कर लेंगे, पर अभी तो तैयारी लगभग ठीक लग रही है। सर, कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में इतना बड़ा आयोजन है, कैसे इसको आप मेंटेन कर पाएंगे? सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन कर पाएंगे हज़ारों की भीड़ में? कोशिश करते हैं। जनता लगभग ये मान के चलें कि 10 महीना तो हो गया है कोरोना शुरू, लॉकडाउन 22-23 मार्च को अगर ले तो जितनी जागरूकता जनता में इसके विषय में आनी चाहिए आ चुकी है, जानकारियाँ जो उनको होनी चाहिए आ चुकी है। अपील करते हैं सबसे कि मास्क लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी बरतें। छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की बैठक में सूबे के गृह मंत्री और कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय अध्यक्ष ताम्रध्वज साहू शामिल हुए। बैठक न्यू सर्किट हाउस रायपुर में आयोजित की गई थी, जहां पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थानेश्वर साहू समेत प्रदेश स्तरीय समाज प्रमुख मौजूद रहे और बैठक में ओबीसी समाज से अलग अलग मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। अपनी बात को रखा, मुद्दों को रखा, उन पे मंथन किया गया। ओबीसी का बैठक है जिसमें आमंत्रित किया गया है, उसमें आया हूं। अब अंदर जाऊंगा तो बैठक में पता चलेगा कि वक्ताओं ने क्या क्या कहा। ओबीसी वर्ग के जितने भी समाज हैं उनको संगठित करने के लिए क्या सुझाव आए, उनकी समस्याओं पर क्या चर्चाएं हुई, उनका निदान किस प्रकार से हो, उस पर कितने सुझाव आए, सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं पिछड़ा वर्ग को, नियमों में क्या परिवर्तन करना चाहिए, आरक्षण कितना होना चाहिए, किस प्रकार से लागू हो, उद्योग में, व्यवसाय में, कृषि में, फाइनेंस में, नौकरी में, तो सभी बातें ओबीसी समुदाय के लोग किए होंगे, उनकी जानकारियां मिलेंगी और सभी संगठन को भी मजबूत करना और हितों की रक्षा करना दो मूल बातें हैं। उस पर आने वाले समय में बेहतर काम हो, ऐसा सभी समुदाय के लोग सोचेंगे और उस पर आगे कदम उठाएंगे। और छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के 5वें दिन आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020-21 सदन में पेश की गई। मंत्री अमरजीत भगत ने आर्थिक सर्वेक्षण सदन के पटल पर रखा। राज्य में घरेलू उत्पादन में 2019-20 की तुलना में 1.77% की गिरावट और क्षेत्र में 4.61% वृद्धि का अनुमान दर्ज किया गया है। वहीं उद्योग क्षेत्र में 5.28% की कमी के अलावा सर्विस सेक्टर 0.75% की वृद्धि का अनुमान है। छत्तीसगढ़ का जो आर्थिक सर्वेक्षण है, अर्थव्यवस्था के कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में अखिल भारतीय वृद्धि दर से तुलनात्मक रूप से हमारा प्रदर्शन बेहतर रहा है। वर्ष 2020-21 में कोविड-19 महामारी एवं लॉकडाउन होने के बावजूद कृषि क्षेत्र में फसलें, पशुपालन, मत्स्य उद्योग, वन उद्योग आते हैं। राज्य सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों जैसे गोधन न्याय योजना, नरवा गरुआ घुरुआ बाड़ी विकास योजना
इत्यादि के कारण कृषि क्षेत्र में 4.61% की वृद्धि अनुमानित है। खनिज क्षेत्र में भारत सरकार की गलत नीतियों के कारण अपेक्षाकृत वृद्धि नहीं हो रही है। लॉकडाउन के दौरान खनिज क्षेत्र को छूट दी गई थी, परंतु पूरे देश में कल कारखाने बंद होने के कारण बिजली की खपत में कमी आई है। देखिए, जो आर्थिक सर्वेक्षण जो प्रस्तुत हुआ है बहुत चिंताजनक है कि सकल घरेलू उत्पाद में कमी हुई है 1.77% की। निश्चित रूप से प्रदेश के लिए चिंता का विषय है। प्रति व्यक्ति आय में कमी होना 0.14% के प्रति व्यक्ति आय में कमी हुई है और इसी प्रकार से 24.40% खनन और उत्खनन में कमी हुई है। सारे खदान हमारे कोविड काल में भी चले हैं, लेकिन कोविड में चलने के बाद में आखिर कमी होना ये किस बात की ओर द्योतक हो रहा है, ये प्रदेश के लिए बहुत ही चिंताजनक है। और इसके साथ में कृषि के क्षेत्र में जो वृद्धि प्रतिशत है 19-20 में 13.3% और 20-21 में घट करके हो गया 10.440%। मुंगेली जिले के जरहा गांव में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां ब्लड डोनेट करने वालों को प्रमाण पत्र देकर बकायदा सम्मानित भी किया गया, जिससे डोनेट करने वाले लोगों में उत्साह भी देखा गया। शिविर में सैकड़ों रक्तवीरों ने 100 यूनिट से ज्यादा ब्लड डोनेट किया। बता दें कि इस शिविर में ब्लड कलेक्शन के लिए अपोलो अस्पताल बिलासपुर और जिला अस्पताल मुंगेली से डॉक्टर्स की टीम मौजूद रही। बलरामपुर जिले से होकर गुजरने वाली NH 343 की जर्जर हालत को लेकर जिला पंचायत सदस्य राजेश यादव के नेतृत्व में उनके समर्थकों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। इस दौरान नेशनल हाईवे पर लगभग 1 घंटे तक चक्का जाम रहा। मौके पर पहुंचे रामानुजगंज के प्रभारी तहसीलदार और प्रशिक्षु डिप्टी कलेक्टर विवेक चंद्रा के आश्वासन के बाद प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन खत्म किया। दरअसल NH 343 छत्तीसगढ़ को झारखंड से जोड़ता है और इसकी जर्जर हालत की वजह से इस सड़क पर लोगों का चलना मुश्किल हो रखा है। सड़क गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। आए दिन यहां पे हादसे भी होते हैं, बावजूद इसके यहां पे कोई सुध नहीं ली जा रही। तो नेशनल हाईवे पर चक्का जाम किया गया, प्रदर्शन किया गया। जिला पंचायत सदस्य के समर्थकों ने यहां पे प्रदर्शन किया, टायर जला के अपना विरोध जाहिर किया गया। जनता के अनुरूप, जनता के मांग के अनुरूप आज सभी लोग परेशान हैं। रामानुजगंज से बलरामपुर जाने में रोज एक्सीडेंट हो रहा है, कई लोगों की जान चली गई, बड़े बड़े गड्ढे में तब्दील हो गया है। गड्ढा तत्काल भर दिया जाए और रोड का निर्माण तत्काल रिपेयर किया जाए। बहुत सारे कई दिन से हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री 1 साल 2 साल पहले घोषणा की हम तत्काल रिपेयर करेंगे, लेकिन आज तक रिपेयर काम नहीं चालू कर पाए हैं। मैं ये आप लोग मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी को मैं आग्रह करना और निवेदन करना चाहता हूं कि तत्काल 7 दिन के अंदर यदि काम चालू नहीं हुआ इस रोड का मरम्मत, तो मैं फिर से उग्र आंदोलन करूंगा और चक्का जाम करने का निर्णय फिर से हम लोग लेंगे। बलरामपुर जिले की राजपुर पुलिस ने महज 24 घंटों के अंदर यहां पे नाबालिग के अपहरण और बलात्कार के आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बता दें कि आरोपी नाबालिग को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था, जिसको लेकर पीड़ित के परिजनों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी और अब पुलिस ने इसे शिकंजे में लिया है।
तो पूरे देश में जीएसटी के विरोध में व्यापारी संघ ने भारत बंद का आह्वान किया। जहां देश में भारत बंद का मिलाजुला असर देखने को मिल रहा है, वहीं बेमेतरा में भारत बंद बेअसर रहा। रोज की तरह सभी दुकानें खुली नजर आई, बाजारों में चहल पहल भी रही। मुख्य बाजारों में भी रोज की तरह दुकानें खुली और रौनक देखी गई, यानी बंद बेअसर रहा और जनजीवन पूरी तरह से सामान्य रहा। बिलासपुर गांव से रतनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम उमरिया दादर में अवैध शराब बेची जा रही है और जिससे परेशान गांव की महिलाएं बड़ी संख्या में रतनपुर थाना क्षेत्र पहुंची। गांव में धड़ल्ले से बिक रही शराब से परेशान होकर गांव की महिलाओं ने थाने में ज्ञापन सौंपा और शराब बिक्री बंद करने की मांग की गई। कौन गाँव आया है? बिक्री और पीआई बहुत ज्यादा है। हाँ। तो तुम्हारे गांव में कोई वो नहीं है का पंचायत स्तर में बेचने वाला बंद करवाए पर? अभी मन बंद करवा सब महिला। कितने लोगों को द्वारा बेचा जा रहा है गांव में शराब? कितने लोग बता 2-4 दिन के पकड़े नहीं बंद करा है ना, अब नहीं मांगी तो उसके कारण हम पहुँचे नहीं मांगी तो। और छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ पे चूंकि हमने आपको बताएं इस वक्त ये बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से है और कई दफ़ा इस तरह की खबरें यहाँ पे सामने आती हैं। तो यहाँ पे इनामी बदमाश जो है यानी नक्सली जो है वो एसपी के सामने उसने सरेंडर कर दिया है और इससे पहले भी कई नक्सली जो हैं वो पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। यहाँ पे भी कई मामलों में ये फरार था जो अब पुलिस के हत्थे लगा है। इस नक्सली ने खुद आत्मसमर्पण किया है। जांजगीर चांपा जिले के हसोद क्षेत्र में जंगली इलाके से भटकते हुए कुछ हाथी रिहायशी इलाकों में पहुंच गए, जिससे आसपास के लोगों में भगदड़ मच गई। भगदड़ में एक बुजुर्ग महिला की जान चली गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेस्ट टीम ने हाथियों को वहां से भगाया। धमतरी के सिहावा क्षेत्र के मशहूर कणेश्वर धाम में इस साल आयोजित माघी पुन्नी मेले की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इस साल यहां होने वाले मेले की खबर की बात करें तो यहां आयोजित मेले के पहले दिन बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की पूरी संभावना थी और इस बार ट्रस्ट के लोगों ने मुख्यमंत्री से मिलकर मेले में आने का न्योता दिया था। वहीं मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारियों को लेकर कलेक्टर के द्वारा विभागीय अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तो माघी पुन्नी मेले की तैयारियां जोरों पर हैं और कणेश्वर धाम में आयोजित होगा ये मेला, उसको लेके तैयारियां की जा रही हैं। विकास की तो बहुत संभावना है भैया, सीएम साहब को हम लोगों ने बताया भी है और जिस दिन आएंगे बड़े दमदारी से ट्रस्ट के लोग उनके सामने यहाँ जो प्रमुख रूप से जो विकास कार्य हैं उनकी बातों को रखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ मेला लगाने के लिए जगह की कमी है। मंदिर के पीछे में जो जगह है उस जगह को ट्रस्ट को अलॉट करने के लिए या ग्राम पंचायत को अलॉट करने के लिए हम लोग मांग करेंगे। अलॉट भी करें और समतलीकरण की व्यवस्था कराएं ताकि भविष्य में मेला को हम लोग वहां स्थापित कर सकें। मंदिर तक आवागमन के लिए रोड की सुविधा नहीं है। अभी हम लोगों ने विधायक जी से बात किया, डॉक्टर लक्ष्मी दुर्ग से, उन्होंने मिट्टी मुरूम का रोड स्वीकृत भी कराया है। उस रोड पे WBM डामरीकरण हो जाए ताकि मंदिर तक लोग आ सके। जसपुर के पत्थल गांव इलाके में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। यहां एक बदमाश बैंक में महिला से पैसे गिनने के बहाने रुपए लेकर फरार हो गया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस के मुताबिक बदमाश महिला के 11,500 रुपए लेकर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस इसकी तलाश कर रही है।
लखनपुर के 74 ग्राम पंचायत के सरपंचों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। सरपंचों का आरोप है कि लखनपुर जनपद के सीईओ ने एसपीएम के खातों को अपने निजी स्वार्थ की वजह से लखनपुर से लगभग 25 किलोमीटर दूर अंबिकापुर में खुलवाया है। सरपंचों का आरोप है कि उन्हें दूर दराज से आकर बैंक से राशि निकालने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ज्ञापन में सरपंचों ने सीईओ को पद से हटाने की मांग की है। लखनपुर के ग्राम परसोड़ी में लंबे समय से कोयले के अवैध उत्खनन किया जा रहा था, जिसकी शिकायत पर थाना प्रभारी शिशिरकांत सिंह के नेतृत्व में लखनपुर पुलिस टीम ने अवैध कोयले के गड्ढे को जेसीबी से मिट्टी भर दी, तो वहीं कुछ गड्ढों में पंप के माध्यम से पानी भर दिया गया। और खनन को लेकर चूंकि इसको रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट था, लिहाजा कई तरह के कदम उठाए गए ताकि जो खनन हो रहा है वो रुके। खबर बिलासपुर से है, जहां सीनियर डॉक्टर के रहते हुए जूनियर डॉक्टर को जिला अस्पताल का सिविल सर्जन बना दिया गया था। कोर्ट के आदेश के बाद अब शासन ने डॉक्टर अनिल गुप्ता को सर्जन के पद से हटा दिया है। उनकी जगह सीएमएचओ डॉक्टर प्रमोद महाजन को सिविल सर्जन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। कोरोना महामारी के दौरान राज्य सरकार के ऑफलाइन एग्जाम के फैसले को लेकर सभी जगह विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। छात्र छात्राओं और संगठनों द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन कर ऑनलाइन एग्जाम कराने की मांग की जा रही है। ऑनलाइन परीक्षा करवाने के संबंध में अपना ज्ञापन दिए हैं। तो चूंकि हमारे यहाँ टेंटेटिव टाइम टेबल जारी हो गया था, लेकिन अभी शासन से हमको दिशा निर्देश नहीं प्राप्त हुआ कि ऑनलाइन या ऑफलाइन। शासन जैसा निर्देश देगी हम उसके अनुसार परीक्षा संपन्न कराएंगे। हमारी तैयारी दोनों प्रकार से है, तो उसी संबंध में उनका ज्ञापन है जी। ये 1 मार्च से जो पेपर होने वाले थे उसकी क्या स्थिति है अभी हम लोगों ने कोरिया पुलिस ने चोरी के आरोपियों में को गिरफ्तार किया है। और दरअसल कोरिया के पटना थाना में लगातार चोरी की घटनाएं हो रही थी। पुलिस इसको लेकर लगातार चोरों की तलाश कर रही थी, जो आज पुलिस के हत्थे चढ़े। खबर बेमेतरा से है, जहां नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। पूरा मामला बेमेतरा जिला का है, जहां नाबालिग के साथ दुष्कर्म का आरोपी सूरज प्रजापति को दोषी पाया गया है। चैंबर ऑफ कॉमर्स के आह्वान पर जीएसटी के कड़े प्रावधान के विरोध में जिले और आसपास के व्यापारियों ने बंद का समर्थन करते हुए अपनी व्यापारिक प्रतिष्ठान को बंद रखकर अपना विरोध जाहिर किया, लेकिन इसका मिला जुला असर बाजारों में दिखाई दिया। बिलासपुर के रतनपुर से खबर है, जहां बाईपास पर एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। गांव वालों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू कर दी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।